एक स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं। अरविंद केजरीवाल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उन पे लगता है, आरोप ही लगता है कि उन्होंने अपने घरों को करोड़ों रुपए में घर बनाया। उसके बाद उनके ऊपर शराब घोटाले के भी आरोप लगते हैं। कहानी सुनाई, ये हर किसी को पता है कि वो उन्होंने किसको ये डिनोट किया था। लेकिन जब आपकी पार्टी में ही आपके क्वेश्चन मार्क होने लग जाए तब आपके लिए वो खतरा बनता है, तब आपके लिए वो एक दुश्वारी हो जाती है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी, ये कहा जा सकता है स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे तैयार तो कर सकती हैं अपने आप को, लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पॉलिटिक्स भी आ गया। ये फेस अरविंद केजरीवाल के लिए खतरनाक हो सकता है। सरकार नहीं बनेगी, सर्वे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे थे कि इस बार सिमट जाएगी 150 पे। केजरीवाल बहुत चालाक नेता हैं, वो पूरी कहते हैं क्या ये फ्री की रेवड़ी फिर काम करे? कुछ भी सेफ नहीं है। मेट्रो की केबल भी चोरी हो जाती है। इसमें जाना कैसा समझते हैं, मतलब करते हैं। लेकिन दूसरा एंगल उनका ये है, एक वीडियो मैंने देखा उनका, वो कहते हैं कि मैं मास्टर हूँ लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ। नमस्कार, द एडिटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नृपेंद्र कुमार मौर्य। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की और उनके नेता अरविंद केजरीवाल की। जब अरविंद केजरीवाल चुनावी रैली कर रहे हैं तो वो जनता को अपने 10 सालों के कामकाज को उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि आम आदमी पार्टी और उनके नेता की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है रणनीति। तो और इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मेरे संपादक अमित द्विवेदी जी मौजूद हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मैं बिना किसी देरी से आपसे पहला ही प्रश्न समझना चाहता हूं कि आपको अरविंद केजरीवाल की राजनीति अन्य नेताओं की अपेक्षा अलग कैसे लगती है? बहुत अलग लगती है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जैसे एक होता है ना कि एक स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स होती है जी, जो दूसरे राजनेता हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो एक स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं। अरविंद केजरीवाल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स को मैं अगर समझना चाहूँ क्या मतलब? एक जो स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि राजनीति जब की जाती है तो एक उसकी गरिमा होती है, मर्यादा होती है। जब आप किसी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा, संवाद, ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक मर्यादित होती है। अरविंद केजरीवाल मर्यादित नहीं देखे जाते हैं। अक्सर वो ऐसी बातें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने हाल फिलहाल ही देखा होगा, 1 वर्ष के भीतर ही आप अगर देखेंगे तो विधानसभा में जो उन्होंने चौथी पास राजा वाली कहानी सुनाई, ये हर किसी को पता है कि वो उन्होंने किसको ये डिनोट किया था। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स में ये चीज़ें नहीं काउंट होती हैं, क्योंकि आप जब किसी एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी दूसरे बड़े नेता के लिए कोई बात कहते हैं तो एक भाषा की एक मर्यादा होती है, गरिमा होनी चाहिए। आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुझे गाली देती है। जनता से हमेशा कहेंगे कि बीजेपी वाले मुझे गाली दे रहा हूँ, मैं उस गालियों को हार बना के चलता हूँ। हार बना के चलते हैं तो हार बना के चलने वाला व्यक्ति जो है, जो स्वीकार्यता जिसमें होती है वो काउंटर नहीं करता है। अगर मैं शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गोली मार दूंगा। अगर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं हार बना के अपनी जो गाली दे रहे हैं और उस गाली को मैं हार बना के टहल रहा हूँ, पहन रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ना दूसरे को गाली देना शुरू करूँगा। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और उपहास करना, और आपकी पूरी टीम उसका उपहास करती है, ये जो है ये अरविंद केजरीवाल में नहीं देखी जाती है। अरविंद केजरीवाल जो है ये थे, क्या बोलते हैं, IRS अधिकारी थे। IRS अधिकारी बनने के बाद फिर कुछ समय उन्होंने सेवा दी भारत सरकार में। फिर उसके बाद सेवा देने के बाद वो आंदोलन में आए अन्ना के साथ, और अन्ना के आंदोलन के बाद वो राजनीतिज्ञ बन गए, पार्टी बनाई, पार्टी के बाद वो CM बन गए चुनाव लड़ने के बाद। तो वो जो हैं उनको राजनीति सीखने समझने का मौका नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एकदम अलग तरीके से लेके जाती हैं। जब किसी राजनेता बनने की एक प्रक्रिया है, समय लगता है, वो समय अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला। अच्छा, तो अगर दूसरी बात करूं तो अब जब बात आती है अरविंद केजरीवाल की तो वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं। उन पे आरोप ही लगता है कि उन्होंने अपने घरों को करोड़ों रुपए में घर बनाया। उसके बाद उनके ऊपर शराब घोटाले के भी आरोप लगते हैं, जिसके चलते उनकी पूरी कैबिनेट, एक तरीके से जो शीर्ष मंत्री होते हैं वो भी जेल में होते हैं।
और अभी मैं इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी है। आप इसको किस तरह से समझते हो और इसका प्रभाव दिल्ली चुनाव पे क्या होने वाला है? बिल्कुल फर्जी तो देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगता है वो ये थोड़ा ना कहता है कि हाँ मैं आरोपी, मैं ये जो किया है मैंने वो सही किया। या मतलब जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही लगाए गए हैं, ये कौन सा आरोपी अपराधी कहता है? अपराधी ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये सब भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। हालांकि ये सिद्ध नहीं हुआ है दोष, लेकिन ये आरोप जो लगाए गए हैं, आरोपी कभी ये नहीं कहता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ, या मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं वो गलत लगाए गए हैं। चार्जेस अगर लगाए गए हैं, ये तो अभी हालांकि न्यायिक व्यवस्था में है, न्यायालय में है, तो इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन सामान्यतः यही देखा जाता है कि जो व्यक्ति आरोपी होता है वो यही कहता है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। जैसा कि सर मैंने इंट्रो में ही कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने 10 सालों की कामकाजों को जनता के बीच उपलब्धि के तौर पे गिना रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैंने जो भी काम किया उपलब्धि के तौर पे गिना दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका विरोधाभास होता है कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि राज्यपाल ने ये नहीं करने दिया, उपराज्यपाल ने ये नहीं करने दिया, यहाँ पे फाइल रोक दी, वहाँ पे फाइल रोक दी। फिर वो दूसरी तरफ इस तरह के बड़े बड़े दावे फिर कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए राजनीति में तो ये चीज़ें होती हैं, जो आपसे ना हो पाए उस पर दूसरे पे ठीकरा फोड़ दीजिए। जो काम इन्होंने किए हैं, अगर एलजी को रोकना ही होता तो एलजी का नियंत्रण तो पूरी दिल्ली में है, इनकी पूरी व्यवस्था पे एलजी का कंट्रोल है। तो एलजी को अगर कोई चीज़ कुछ करना होता तो वो ये जिस चीज़ को अपनी उपलब्धि गिनाते हैं वही नहीं करने देता। वही तो। और एलजी कोई भी उपराज्यपाल या राज्यपाल किसी प्रदेश का आपके प्रदेश की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए होता है। वो सेंटर और स्टेट के बीच का व्यक्ति होता है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप उसके पास अपनी परेशानी लेके जाते हैं तो वो केंद्र तक पहुंचाता है। क्योंकि राज्य है, राज्य और केंद्र के बीच का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है एलजी। तो मुझे नहीं लगता है कि एलजी इस तरह की चीज़ों में, और एलजी क्यों करेंगे? एलजी का काम थोड़ा नहीं है। एलजी का काम तो चीज़ों, हाँ बस ये है कि एलजी जो है ये भारतीय जनता पार्टी से एलजी को जोड़ रहे हैं, इस वजह से आरोप लगा देते हैं। अब जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी ली तो मुझे फिर विपक्ष याद आता है। तो विपक्ष को भी ये लोग टारगेट किए रहते हैं। अब मैं समझना चाहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी दिल्ली चुनाव में, खासकर उनके विपक्ष के लिए, कि वो विपक्ष को किस तरीके से क्वेश्चन मार्क करेंगे? विपक्ष को क्वेश्चन मार्क, देखिए वो तो भाजपा के ऊपर यही आरोप लगाते हैं कि हम जो काम अच्छा करना चाहते हैं, हमने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, व्यवस्था की, ये सब सारी चीज़ें गिनाते हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये सब सारी चीज़ें की। अब उसमें ये दिखाएंगे कि ये हमेशा हमको परेशान करने की कोशिश करते हैं, हमारे मंत्री को जेल में भेज देते हैं, यही सब सारी चीज़ें करेंगे। आप काउंटर क्या करेंगे? भाई प्रदेश में तो भाजपा बहुत समय से नहीं है ना, तो आप आरोप भी क्या लगाएंगे? तो आरोप आप यही लगाएंगे कि ये काम केंद्र में है तो इस वजह से हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, और तो कोई आरोप इनके पास है नहीं। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष का काम है सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, चाहे वो कहीं की भी सरकार। लेकिन जब आपकी पार्टी में ही आप पे क्वेश्चन मार्क होने लग जाए तब आपके लिए वो खतरा बनता है, तब आपके लिए वो एक दुश्वारी हो जाती है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, विभव कुमार कांड के बाद से वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। वो तमाम जगह दिल्ली की जगहों पे जा रही हैं और दिल्ली वो विथ वीडियो विथ एविडेंस वो दिल्ली की कमियों को गिना रही हैं। वो दिखा रही हैं कि कहीं पानी की समस्या नहीं, कहीं टूटी सड़कें हैं जी। तो स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच ये जो बहस चल रही है, ये लड़ाई चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? इसके साथ में मेरा दूसरा सवाल भी होगा, मैं चाहूंगा आप उसको पूरी तरीके से जवाब। क्या स्वाति मालीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर भी तैयार कर रही है? ये कहा जा सकता है, स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के तौर पे तैयार तो कर सकती हैं अपने आप को, लेकिन किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो उनको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी इस तरह का कोई विचार कर सकती है। और जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी को, जिस पार्टी से वो राज्यसभा सांसद हैं, उसी पार्टी के मुखिया को, उस पार्टी के मुख्यमंत्री को, उस पार्टी के क्रियाकलाप को, पदाधिकारियों को दिन रात वो कर रही हैं, उस पर टिप्पणी कर रही हैं, और ऐसी टिप्पणी कर रही हैं जिसका प्रभाव
जनता में सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर कोई काम करती हैं तो वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो जब वो कोई काम करती हैं तो दूसरी पार्टी का जो नेता, जो इनका विरोधी है, विपक्ष में है इनके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो वो इसको तो एंगल बनाता है ना, इसी को आधार बनाता है और उस आधार पे इनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। सर, अगर हम स्वाति मालीवाल की बात करेंगे तो उनकी बातों में दम है, हाँ, उसको दिखता है बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि अभी तक वो सवाल क्यों नहीं उठाया, 8 साल 9 साल से वो कहाँ थी। तो फिर आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रकरण को, जो आरोप स्वाति मालीवाल पे भी लग रहा है, क्योंकि वो भी एक प्रश्न के घेरे में कि अभी तक वो कहाँ थी ना, वो तो प्रश्न का घेरा है, दुरुस्त है, ये कह सकते नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, ये तो ठीक है, ये तो अपनी बात को मनवाने वाली बात है, दे रहा है दुरुस्त है, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, ये कोई साधारण गलती थोड़े ना। आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप पिछले 10 वर्षों के, जब से आम आदमी पार्टी की व्यवस्था शुरू हुई है, जब से ये पार्टी शुरू हुई तब से हैं, तो आपको, चलिए आप पहले 5 साल आपको नहीं समझ में आया, लेकिन दूसरे 5 साल में तो आपको कमी समझ में आनी चाहिए थी। विभव ने आपको गाली दी, आपके ऊपर ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है कि उनको थप्पड़ जड़े, हाँ, हाथापाई हुई, तभी आपको समझ में आया। ये तो लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन जो इतना ही, अगर वो अच्छी हैं तो उनको अपनी सदस्यता से छुटकारा, इस्तीफा या पार्टी से इस्तीफा भी देना चाहिए। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वो अभी तक पार्टी में क्यों है, क्या उन्हें पद प्यारा है? बिल्कुल प्यारा है, पद किसी प्यारा नहीं होता है, पद प्यारा है तो भाई, पद अगर नहीं प्यारा होता तो अभी तक वो सब, राजनीति में मौका और पद, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी को मौका मिले और उसको पद मिला है, तो अब अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, ये कोई सामान्य घटना थोड़ा ना है। इनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा, इनको लगा कि अगर मैं रहूँगा तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि भाई आप आरोपी हैं, आपके कैबिनेट के बड़े मंत्री, जो बड़े शीर्ष के नेता थे, वो आरोपी हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस वजह से उनके अच्छा सेंटीमेंट को कैश करने का एक बहुत बड़ा जो है वो महारत हासिल है अरविंद केजरीवाल को। तो ये भी अब देखिए, आए दिन ये देखा जाता है कि केजरीवाल को कोई थप्पड़ मार देता है, केजरीवाल के ऊपर स्याही फेंक देता है, तो ये सब सारी चीज़ें भी सेंटीमेंट कवर अप करती हैं। अब जब हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को, तो आपको क्या लगता है, आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री नियुक्त करना एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं? बिल्कुल, ये तो अभी 2-4 दिन पहले एक फ़ोटो इन्होंने सर्कुलेट किया था, उसमें 6-7 बड़े नेता इनके थे, आतिशी मारलेना थी और मनीष सिसोदिया थे, ऐसे 4-5 नेता, संजय सिंह थे, 5-6 बड़े नेता थे। और उसकी फ़ोटो के ऊपर ये लिखा था कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, ये क्या पढ़ाई किए हैं। उसमें ये भी थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जो सीए हैं, पंजाब के प्रभारी भी हैं, परिणीति चोपड़ा के पति क्या, राघव चड्ढा जो हैं, राघव चड्ढा की भी फ़ोटो थी, उसमें भी लिखा था सीए हैं, ICAI यहाँ से किया है उन्होंने, ये पढ़ाई किया है। तो ऐसे 5 नेताओं को, तो ये तो इनका एक सिंडिकेट है। जैसे अभी क्या होता है कि ये एक व्यवस्था बना के चलते हैं कि हमारे यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम भारत के एजुकेशन को एकदम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये कैश करना तो ये हर जगह देखते हैं। मास्टर स्ट्रोक इसलिए था कि एक महिला मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया, महिला मुख्यमंत्री बनाया, महिला मुख्यमंत्री, इनके पास महिला मुख्यमंत्री अगर बनाने का एक वो था तो और कोई नाम तो था नहीं। आतिशी मारलेना जो थी वो अरविंद केजरीवाल की बहुत करीबी हैं, और ये कोई भी व्यक्ति राजनीति में अपना उत्तराधिकारी उसी को बनाता है कि अगर मैं पद पे नहीं हूँ तो मेरे हिसाब से काम हो, मैं जो चाहूँ वही हो। तो एक तरह से वही है, आतिशी मारलेना उनकी बात को अवॉइड नहीं कर सकती, इसलिए आतिशी मारलेना है मुख्यमंत्री। विपक्ष पे आऊँगा। कुछ समय पहले जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस इनकी साझेदार थी, वो इंडिया ब्लॉक में शामिल थी। इन्होंने 4 सीटों पर, कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पे मतलब जीत मिली। आज वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली न्याय यात्रा नाम से एक यात्रा निकाल रही है, और अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस को लेकर के तमाम तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि इन्होंने ये किया वो किया। आप इस सवाल का क्या जवाब आपके पास है कि आखिर ये क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो की प्रतिष्ठा है, अरविंद केजरीवाल की जो पर्सनालिटी है, वो दिल्ली की राजनीति के केंद्र में है।
अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली की राजनीति से दूर हो जाते हैं तो इनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जैसा नेता जिसने इतने समय तक जो व्यक्ति सत्तासीन रहा है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी गठबंधन की वजह से वो सत्ता से दूर हो जाए। इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में उस समय तो माहौल अलग था। उस समय ये जेल में थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी पार्टीज़ मिलके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने की कोशिश में थे। लोगों को लग रहा था कि इस बार सरकार नहीं बनेगी। सर्वे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे थे कि इस बार सिमट जाएगी 150 पे। ये सब सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद इंडिया ब्लॉक बनाया गया। इंडिया ब्लॉक ने पूरी तरीके से मतलब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। तो उस समय ये एक साथ में थे। अभी आप देखिए हरियाणा चुनाव भी तो इन्होंने साथ में नहीं लड़ा। पंजाब में भी उसी समय उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी। तो ये तो मौके वाली बात है कि आपको जहां लगता है कि यहाँ इनके बिना काम चल जाएगा वहाँ एक दूसरे को गाली दे दो, और जहाँ लगे कि यहाँ बिना इनके काम नहीं चलेगा वहाँ पर दोस्त बन जाओ। जैसे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पॉलिटिक्स भी आ गया। बिल्कुल सही बात। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आतिशी मारलेना की बात मैंने आपसे भी शुरुआत की थी। आप आतिशी मारलेना के कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? जितना भी आप थोड़े ही समय के लिए मुख्यमंत्री थी, आप उनको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये फेस अरविंद केजरीवाल के लिए खतरनाक हो सकता है? अब देखिए, अगर 3 महीना और उनको मिला होता तो खतरा हो सकता था। अच्छा, मतलब अगर अभी मैं फिर से समझना चाहूंगा कि अभी भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पे हैं। हाँ। उन्होंने उसी कारण से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अगर भारतीय आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीत भी जाती है तब भी वो आरोप बरकरार रहेंगे। तो क्या फिर अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे या फिर आतिशी को बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल ये बोल्ड स्टेप हो सकता है कि अगर उसके बाद दिल्ली में वो 5 साल ऐसा काम कर दे कि अरविंद केजरीवाल का कद उनके सामने। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक नेता हैं। वो पूरी कोशिश में लगे हैं कि अब देखिए, आप पूरे दिल्ली में एक बोर्ड आपको दिखाई देता है, फिर लाएंगे केजरीवाल। आप देखते होंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल, आपको बहुत सारे बोर्ड्स दिख जाएंगे जहाँ लिखा रहता है। बयान से फिर पलट सकते हैं। हाँ, तो ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बयान से तो पलट सकते हैं। राजनीति में तो बयान से पलटना बहुत सामान्य बात है, और उनका तो ऐसा रिकॉर्ड भी रहा है कि वो बड़ी आसानी से पलट जाते हैं। अभी कुछ आपको गाली दे देंगे, फिर माफ़ी मांग लेंगे, ट्विटर पर माफ़ी मांग लेंगे, प्रत्यक्ष माफ़ी मांग लेंगे। तो ये तो बड़ा लंबा उनका इतिहास रहा है। 3 महीने पहले अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया होता तो, और आतिशी मारलेना अगर मुख्यमंत्री बनी होती, तो आतिशी मारलेना का काम दिखाई देता और अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता। यानी नैतिक दबाव होता वो, कि अगर एक महिला को आपने मुख्यमंत्री बनाया है और वो काबिल मुख्यमंत्री है, उसने अपना काम सिद्ध किया है, तब इनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी केवल चुनाव जीतने के लिए। हाँ, ये एक मतलब मेरे हिसाब से ये एक ट्रिक जैसे होता है ना, ट्रिक लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये एक स्ट्रेटजी इनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बाकी आतिशी मारलेना जैसी नेत्री, जिनसे बहुत सारे ऐसे नेता जो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं और इनसे बड़े नेता हैं, उनको दरकिनार करके आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाना ठीक है, पोस्टर्स के हिसाब से ठीक है, खबरों के हिसाब से ठीक है, लेकिन वास्तविकता जिसको राजनीति जैसे कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, अगर रक्त जो है शेर बार को बार वो शेर ही हाँ खोजेगा, तो वो वाली कंडीशन है। तो सत्ता में एक बार जो आ गया, जिसने प्रोटेक्शन, ग्लैमर, पॉलिटिक्स, रुतबा, ये पावर को देख लिया नज़दीक से, वो इससे दूर नहीं जाना चाहता। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो कोई ऊपर से तो आए नहीं है, अवतार तो है नहीं, वो सामान्य व्यक्ति हैं, और उनको ऐसी प्रतिष्ठा मिली तो प्रतिष्ठा अपने से कौन दूर करना चाहता है। फिर अभी मैं हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक निजी चैनल को साक्षात्कार दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो लाडली बहना योजना थी वो अरविंद केजरीवाल की योजना थी। तो एंकर ने फिर उन्हें क्वेश्चन किया कि अभी पिछले साल ही मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ और जो लाडली बहना योजना उसको मास्टर स्ट्रोक माना जाता था मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के लिए, लेकिन उन्होंने भी उसका भी श्रेय अरविंद केजरीवाल ने ले लिया कि नहीं, पहली चर्चा हमने शुरुआत की थी। और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि अब 1000 से बढ़ा करके 2100 रुपए करेंगे वो स्कीम दिल्ली की महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की महिलाओं का जो बस फ्री है, बिजली का बिल फ्री हो गया, ये फ्री की जो ये, और वो खुद कहते हैं कि मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, हाँ मैं रेवड़ी बांट रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है? तो क्या ये फ्री की रेवड़ी फिर काम करेगी?
ना ज़रूरी नहीं है कि काम करेगी। ये मतलब देखिए क्या होती है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती। अब आपको गुलाब जामुन पसंद है, अब आपको रोज़ मैं गुलाब जामुन खिलाऊं तो 2-4-10 दिन बाद आप ऊब जाएंगे कि बस हो गया अब नहीं खाना है। तो रेवड़ी ऐसी रेवड़ी जो विकास को कमज़ोर करे। अब मैं आपको सारी चीज़ें घर पे दे दूं, हाँ, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप घर से बाहर मत निकलो, तो आप तो बीमार हो जाओगे 2-4-6 साल बाद तो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। आप भाई आपकी जो क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकता, हाँ आप मेडिकल फ्री कर सकते हैं, आप एजुकेशन फ्री कर सकते हैं। और जब मेडिकल की बात होती है तो फिर मुझे आयुष्मान योजना लगता है कि जिसका फायदा पूरा देश उठा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया है। नहीं, वो लागू क्यों करेंगे? ये ऐसी कोई योजना लागू क्यों करेंगे जिससे इनकी छवि को नुकसान होगा? आयुष्मान योजना लागू कर देंगे तो इनका जो मोहल्ला क्लिनिक है वो ख़त्म हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक में कौन जाएगा? बहुत जितने भी, अच्छा वैसे भी बहुत सारे अस्पताल जो जिन बड़े अस्पतालों में भीड़ लगती है वो सारे केंद्र से ऑपरेटेड होते हैं, जो उनका कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप है, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल हो या दूसरे भी हो। वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी नहीं ज़्यादा काम करती हैं। अभी सर आपने केंद्र सरकार की बात की तो मेरे जहन में एक और मामला आ गया कि दिल्ली में आजकल हर जगह बम कांड, बम 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 की बातें सुनाई दे रही हैं। किसी स्कूल में बम है, किसी ट्रेन में बस है, किसी बम में। इसको लेकर के अभी और एक ट्रिपल मर्डर हुआ, उसके बाद कई जगह मर्डर हुए, वेलकम में भी। तो उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि दिल्ली में कुछ भी सेफ नहीं है, मेट्रो की केबल भी चोरी हो जाती है। और वो बार बार आरोप लगाते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज बना दीजिए, मैं चला के दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस व्यवस्था चलती है, क्योंकि अभी पुलिस होम मिनिस्ट्री के पास है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जो उनका पूर्ण राज्य का मांग है उसको आप किस तरह से देखते हैं दिल्ली के लिए? पूर्ण राज्य का मांग तो ये तो केंद्र के अधीन है। ये तो जिम्मेदारी अमित शाह की है, जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये तो इस पर तो टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर उनको लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा उसके बाद हमारे अंदर सारी चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। अब देखिए पंजाब तो पूर्ण राज्य है, स्वर्ण मंदिर पे हमला हो गया, वहाँ पर आप हाँ इनकी सरकार है भाई। वहाँ तो ऐसा नहीं है ना कि गृह मंत्री अपनी सेना भेजते हैं कि जाओ तुम हमला करके आ जाओ। हमला तो सामान्य व्यक्ति कर रहा है ना, अंदर स्वर्ण मंदिर में घुस के कोई हमला कर दे रहा है, गोली मार दे रहा है। बहुत सारे ऐसे निहंग देखे गए जिन्होंने हाथ काट दिया, कुछ कर दिया, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो देखी गई। तो ये जहाँ पूर्ण राज्य है वहाँ ये क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं? मतलब बिजली में तार अगर किसी ने चोरी कर लिया तो अब तार चोरी कर लिया, उसमें गृह मंत्रालय क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगा? मैं दूसरे टॉपिक पे आना चाहूँगा सर। एक मैं बहुत विख्यात सेलिब्रिटी एक टीचर है हमारे यहाँ, अवध ओझा साहब। वो पहले मतलब उनको कहा जाता है कि वो पहले बीजेपी में जाना चाहते थे, उनको प्रयागराज से सीट मांगा, गोंडा से मांगा, नहीं मिला। वो आम आदमी पार्टी से नामिल हो गए, उन्हें पड़पड़गंज से भी सीट मिल गई है। पड़पड़गंज से पहले मनीष सिसोदिया की सीट थी जहाँ पे वो मात्र लगभग 1,500 वोटों से जीते। और उसके बाद किसी नेता ने उन्हें चैलेंज भी दिया था, गौतम गंभीर दिया कि आप अगली बार लड़के दिखाइएगा। अब वो सीट उनकी बदल दी गई, आज अवध ओझा आ गए। अब अवध ओझा का पॉलिटिक्स में जाना कैसा समझते हैं? मतलब ठीक है, सबको अधिकार है राजनीति में आने जाने का, लेकिन क्या समझते हैं उसको आने से क्या पड़पड़गंज के अलावा और भी सीटों पर क्या असर होगा? अवध ओझा की वीडियोस मैं भी देखता हूँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको। उसकी वजह यह है कि अवध ओझा मोटिवेट करते हैं, लेकिन दूसरा एंगल उनका ये है। एक वीडियो मैंने देखा उनका, वो कहते हैं कि मैं मास्टर हूँ लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ। अब उसके अलावा क्या है, वो अक्सर वीडियोस में कट्टे की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स देते हैं। अब अवध ओझा कितने कामयाब होंगे दिल्ली में, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका कितना वहाँ पर अप्रोच है, कितनी पहुँच है, कितने लोग उनको जानते हैं, कितना वोट वो कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी का जो एक कैडर वोट है, राजनीतिक दल का जो वोट होता है, जिसको आम आदमी पार्टी के लोग जो उनको वोट देते हैं, उससे वो जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये एक अलग बात है। और ये तो चैलेंज है ही अवध ओझा के लिए, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद मौजूद है।
नहीं, सांसद तो हर सीट पे मौजूद है। नहीं, मतलब वो ऐसी सीट है जहाँ पर गौतम गंभीर ने चैलेंज किया था। तो चैलेंज क्यों किया था? चैलेंज करने का आधार भी होता है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, वो उस सीट से लड़ रहे हैं जहाँ का नेता जो है वो चोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद था, अभी वो छूटा है। अच्छा, सीट बदलने का भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर आप इतने अच्छे नेता हैं, क्रांतिकारी हैं, अवध ओझा से बड़ा नेता मनीष सिसोदिया है आम आदमी पार्टी में। भाई नेता के हिसाब से तो बड़े हैं ही, पढ़ाई लिखाई में वो छोटे हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, पढ़ाई लिखाई वो भी मास्टर रहे, पत्रकार भी थे। हाँ, पत्रकार भी थे। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हो सकता है कि वो बड़े हो अवध ओझा, लेकिन राजनीति के हिसाब से तो बड़े नहीं हैं। और राजनीति एक हाल ही में उनका बीबीसी का इंटरव्यू होता है सर। बीबीसी के इंटरव्यू में उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए जो प्रशंसनीय है। उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई पदाधिकारी आता है, वो कहता है कि आपसे पूछा था ना कि आप कहा था ना कि आप उल्टे सीधे सवाल नहीं करोगे। उसके बाद अवध ओझा कहते हैं कि नहीं जी, जो पार्टी लाइन है वही होगा। अब उस तरीके से आप मतलब अवध ओझा को बोलने ना देना। अवध ओझा पे अभी उस तरह के नेता भी नहीं हुए, अभी उनकी पार्टी ज्वाइनिंग मुश्किल से 1 महीने होती है। और इस तरह के बोल्ड स्टेप्स केजरीवाल की पार्टी उनके खिलाफ नहीं कह सकते, मतलब उनके लिए लेती है। इसको आप कैसे समझ रहे हैं? अब ये तो देखिए, कुमार विश्वास उनके साथ शुरुआती दिनों से थे, अन्ना के समय से जी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, उनकी पार्टी की जो पार्टी लाइन है उसके डिसीजंस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर चुके हैं पहले ही कुमार विश्वास। अभी भी लगातार वो अपने हर मंच पे ये बात मंच पे कहते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति लगातार इतनी, अगर आपके अंदर कमी नहीं है तो मैं आपकी बात करते करते एक दिन ऊब जाऊंगा, सीना ठोक के। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतने प्रामाणिक तरीके से अगर कोई बात कह रहा है, उदाहरण भी दे रहा है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुमार विश्वास जो हैं हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सब लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो नहीं, हाँ, भाषण लिख के दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अवध ओझा से लाख गुना ज़्यादा योगदान था कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, जो शायद अपने आप को वहाँ पर प्रूव नहीं कर सका, वो उस माहौल में नहीं रह सका, तो मुझे नहीं लगता कि अवध ओझा जैसे बोल्ड व्यक्ति लंबे समय तक टिक पाएंगे। अब ये अलग बात है। इस एपिसोड का आखिरी सवाल है। हम लोगों ने बहुत सारी कवरेज की है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के। उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि अगर केजरीवाल चालाक नेता है तो दिल्ली की जनता उनसे ज़्यादा चालाक है। वो हमेशा लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को जिताती है, विधानसभा में पिछले 10 सालों का ये रिकॉर्ड है कि केजरीवाल जीत रहे हैं और वो भी अच्छे खासे वोटों से। वहाँ पे 7 का 7 बीजेपी जीती है और यहाँ 70 में 60, 61, 62, 67 तक आम आदमी पार्टी से हो जाते हैं। तो आप दिल्ली की जनता को कैसे समझ रहे हैं? दिल्ली की जनता कितनी चालाकी से इस चुनाव में क्या करने जा रही है? दिल्ली की जनता तो बहुत, चाहे कहीं की हो, जनता तो देखिए, देश की राजधानी में रहने वाले लोग जो हैं वो सामान्यतः थोड़े से ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो ये समझने में सक्षम हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनका माहौल क्या है। अच्छा, महिलाओं का भी आप काउंटर देखिए। महिलाएं जब से ये शराब कांड इनका हुआ है घोटाला, शराब घोटाले के बाद महिलाओं का बड़ा रोष देखा गया इनके खिलाफ, क्योंकि आफ्टर ऑल परिवार डिस्टर्ब होता है तो जो गृहिणी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है फैमिली की। और अगर उसका पति शराब पीता है, उसका बेटा शराब पीता है, तो उसका असर कहाँ पड़ेगा? माँ पे ही पड़ेगा या फिर घर में जो महिला होगी उस पर पड़ेगा? घर पे ही पड़ेगा। हाँ, तो वो जो इफेक्ट है ना, सब ज़्यादा पीड़ित कौन होता है? भाई आप हैं, आपका भाई है, आपके पिता हैं, आप में से कोई शराब पीता है तो आप सब लोग तो बाहर चले जाएंगे, रहे घर में कौन? माँ। तो पीड़ा सब ज़्यादा उसी को होती है जी। भाई वो माँ जो है वो पीड़ा किसी बताएगी? अगर अगल बगल बताए उसकी बेइज्जती होगी। भाई आप अपने घर की बुराई किसी को नहीं बता सकते ना। आप दूसरे की बुराई डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपने घर की जो कमियां हैं वो डिस्कस करने वाले लोग बहुत विरले होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बेटे की कमी किसी पड़ोसी से शेयर करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है, मैं हमारी बात नहीं मानता, शराब पी के आता है। तो ये चीज़ें कहने वाला कोई नहीं होता। तो महिलाएं बहुत दुखी हैं इनके इस एक्टिविटी से। ये चाहे 1100 रुपये दे दें, 2100 रुपये दे दें, अगर किसी के मन में आपने दुख पैदा कर दिया है तो वो आपके 2100 और 1100 रुपये के लिए मरा नहीं। और देश की राजधानी में रहने वाली महिलाएं, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। आज के द एडिटर्स शो के इस स्पेशल एपिसोड में आज इतना ही। आज हमने समझा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है
और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के उनका क्या प्लान है, दिल्ली की जनता उन्हें किस तरह से समझती है, 10 साल के कार्यों को उपलब्धि समझती है या कुछ और। तमाम मुद्दों पे बातचीत की हमने स्वाति मालीवाल से लेकर के आवाज ओझा तक। अब दिल्ली चुनाव की तिथियों का ऐलान जल्दी हो जाए तो हम अपनी कवरेज को और तेज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।